हाँ जी, चलिए हम लोग चालू करें नया चैप्टर। चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक, चलिए हेल्थ क्या है भाई? हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, शरीर की और मन की। स्टेट ऑफ बॉडी शरीर की, माइंड मन की, शरीर और मस्तिष्क की वो अवस्था है वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। तो पहले बायोलॉजी ये कहती थी कि ये शरीर की और मन की वो अवस्था है, मस्तिष्क की वो अवस्था है जो बैलेंस बनाई जाती है किसके द्वारा? सर्टेन ह्यूमर्स के। ह्यूमर यहाँ पे, ह्यूमर का मतलब कहते हैं ना कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा, बड़ा ह्यूमरस है। यहाँ पे हंसी मजाक नहीं, यहाँ पे ह्यूमर का मतलब है कि बॉडी में मिलने वाले फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड को हम लोग ह्यूमर बोलते हैं। HOMOR है, UR नहीं है। तो ये कह रहा है जो ओल्ड बायोलॉजी, हमारी पहले के बायोलॉजिस्ट जो थे वो ये विश्वास रखते थे कि ये शरीर की और मस्तिष्क की स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी विच इज मेंटेन्ड बाय सर्टेन ह्यूमर ऑफ द बॉडी, जिसका बैलेंस बना रहा है कौन? हमारी बॉडी में मौजूद सर्टेन ह्यूमर्स। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के नाम से, जो हिप्पोक्रेट्स, ग्रीक फिलोसफर हिप्पोक्रेट्स और हमारा भारतीय आयुर्वेदिक सिस्टम जिसमें बिलीव करता है कि हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर है, उनके बीच में जो बैलेंस है वो अगर बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। और हिप्पोक्रेट्स का ये कहना था कि हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स हैं, ह्यूमर हैं, जो कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फैलम। तो ये आपकी बुक में दे नहीं रखा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दे रखी है। और ये बोला है कि इनका ये कहना था हिप्पोक्रेट्स का कि जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल का कंटेंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वो उग्र विचारों वाला होगा और उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, बहुत जल्दी वो हाइपर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर होता है। शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, बहुत जल्दी वो अपना टेम्पर लूज करेगा और उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई बना रहेगा। 4 तरह के ह्यूमर मिलते हैं एज पर हिप्पोक्रेट्स। कौन कौन से? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फैलम एंड ब्लड। तो यहाँ पे लिखे हैं 4 तरह के ह्यूमर, ये ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फैलम। ब्लैक बाइल बेसिकली अब हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का शरीर 5 तरह के तत्वों से मिलकर बना है, धरती, आकाश, पानी, अग्नि और जल। तो इधर ये ब्लैक बाइल जो रिप्रेजेंट कर रहा, अर्थ के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा माना जाता था। ये सब बातें आपको मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप इससे कनेक्ट हो जाओ कि ये क्या है थ्योरी। पढ़ना में एनसीईआरटी को, ये आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको थोड़ा सा विस्तृत दायरा पता होगा तो नहीं तो आप शुरू की लाइनें पढ़ोगे आपके बाउंस हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या कह रहा है। तो ब्लैक बाइल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के एलिमेंट्स को। ब्लैक बाइल का किसी की बॉडी में कह रहा कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो उग्र विचारों का होगा और उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस हाइपोथेसिस को बाद में डिस्कार्ड कर दिया किसने? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को डिस्कवर किया था और ये बताया कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है या तो इनसाइड आर्टरीज और ओपन एरिया में। तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड हार्ट से निकला वापस हार्ट में आ रहा सर्कुलेशन। ये किसने? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को डिस्कवर किया और उन्होंने इस हाइपोथेसिस को, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ब्लैक बाइल का कंटेंट ज्यादा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। कैसे? ही बाय यूजिंग द थर्मामीटर। थर्मोमीटर की सहायता से उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो भी जीव थे, जो भी इंसान थे, उसका उन्होंने रिकॉर्ड रखा थर्मोमीटर से और ये देखा कि जनरली हम लोगों में जो ह्यूमंस मिल है उनकी बॉडी का टेम्परेचर विद इन रेंज है। पता ही हम लोग को कि विद इन रेंज रहता है 36 to 37 डिग्री। वैसे हम लोग 37 डिग्री होम्योस्टेसिस में पढ़ते हैं कि 37 डिग्री मेंटेन रहता है, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ नैरो रेंज, बॉडी के अंदर की आंतरिक चीजों को, आंतरिक वातावरण को एक निश्चित दायरे में रखना, उसमें टेम्परेचर भी और उसमें हमारे बॉडी फ्लूइड का pH भी, ऑस्मो रेगुलेशन भी आता होम्योस्टेसिस में। तो इन्होंने ये देखा, विलियम हार्वे ने ये बताया, जब इन्होंने थर्मामीटर की सहायता से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग के जब बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा तो उन्होंने देखा कि ये बात गलत है जो बात कही जा रही है सॉरी एक्सक्यूज मी, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें ब्लैक बाइल कंटेंट ज्यादा, उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस वहां पे डिस्कार्ड कर दी गई। वही सब बातें यहाँ लिखी। इंक्रीज ब्लैक बाइल, ये इंक्रीज ब्लैक बाइल, इंक्रीज टेम्परेचर, विलियम हार्वे, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यूजिंग थर्मोमीटर, डिसअप्रूव्ड दिस थ्योरी। इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। आज की तारीख में हम जानते हैं, लेटर ईयर, बाद में, ये तो अर्लियर ईयर में था,
शुरू के दिनों में बायोलॉजी ये कह रही थी, आज की तारीख में बायोलॉजी क्या कह रही है? आज की तारीख में बायोलॉजी कह रही है, बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम। माइंड हमारा मस्तिष्क, हमारी मानसिक अवस्था, हमारे मानसिक अवस्था मस्तिष्क किसको प्रभावित कर रहा है? हमारे न्यूरल सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। और न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किसको रेगुलेट कर रहा है? हमारे इम्यून सिस्टम को। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या? हमारा इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो हमारी सेनाएं जो लड़ेंगी कि चाइना घुसे आ रहा, हमारी सेनाएं लड़ेंगी उससे। अगर हमारी सेनाएं कमजोर पड़ गई हम हार जाएंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हम चाइना को पटक लेंगे। अब हमारी बॉडी, माइंड कौन हो गया यहाँ पे? मानिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बोलेगी कि डिप्लॉयमेंट करो आर्मी का, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बोलेगी कि मिराज लेके जाओ वहां पे फलानी जगह हमारे एरोबेस पे और वहां से आप अटैक करो, प्लान बनाओ। जो आ गया आपके राफेल को कहाँ डिप्यूट करना है? अंबाला बेस पे डिप्यूट करना है कि कहाँ डिप्यूट करना है, कि जम्मू कश्मीर में डिप्यूट करना है? ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है? हमारी बॉडी का माइंड, हमारी बॉडी का माइंड, हमारी गवर्नमेंट। और हमारी बॉडी में हमारा माइंड, हमारी मेंटल स्टेटस इफेक्ट कर रही है किसको? हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। अब जैसे कल टेस्ट है, कल नीट का एग्जाम है, आपको आज एंजाइटी हो रही है, अब आपका हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा रहा कि कल क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बाप जान के सामने खुल जाएगा रहस्य कि 12 महीने तो तुमने बेटा पढ़ा नहीं, तुमने ये किया। अब आपके तड़पन होने लगी। और जिस बच्चे की तैयारी होगी वो नहीं तड़पेगा, उसको एंजाइटी नहीं होगी, उसको पता मैं परफॉर्म कर ले जाऊंगा। एंजाइटी में आप और ज्यादा बुरी तरह से गड्ढे में गिरोगे। तो हमारी माइंड की अवस्था, मेंटल स्टेट गवर्न कर रही है किसको? न्यूरल सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को। वो किसको गवर्न कर रहा है? इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का रक्षात्मक तंत्र है जो रक्षा कर रहा है किससे? इन्फेक्शंस वगैरह से। तो इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम वाया नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हम हेल्दी रहेंगे। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब हेल्थ को इफेक्ट कौन कर रहा है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल कर रहा है, और इन्फेक्शन कर रहे हैं। हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कौन कर रहा है? कंजेनाइटल डिजीजेस, कंजेनाइटल डिसऑर्डर। वो क्या है? जो हमें इनबिल्ट मिले हैं। जैसे आप लाते हो मोबाइल खरीद के, उसमें इनबिल्ट ऐप होते हैं, उन ऐप में आपने कहा जी मुझे पबजी भी चाहिए, पबजी डाउनलोड किया, लेकिन आपको जो मिला है उसमें कुछ इनबिल्ट ऐप है। उसी हिसाब से जो बच्चा बना है उसमें जो जीन्स आए हैं, उन जीन्स के साथ हो सकता है सर्टेन डिजीजेस का अकरेंस हो गया हो। तो एड्स है, आप जानते हैं एड्स ऐसी डिजीज है जो मदर से फीटस में हो सकती है। तमाम ऐसी डिजीजेज हैं जिनका हेरिडिटी होती है। हम लोग सिकल सेल एनीमिया हम लोग पढ़ के आए हैं। सिकल सेल एनीमिया के बाद हीमोफीलिया में देखा जिसका कि जीन अगर डिफेक्टिव जीन है जो सिचुएटेड किस पे? एक्स क्रोमोसोम पे। तो मदर में है, मदर कैरियर है, तो बेटे में आ गया, तो बेटे में वो लक्षण दिख जाएगा। बेटे को तो इनबिल्ट मिल गया ना। कंजेनाइटल डिजीजेज इस तरह की है जो बर्थ के समय ही उसको विरासत में मिली है बच्चे को। कंजेनाइटल डिजीजेस हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को इफेक्ट करती है, उसकी लाइफ स्टाइल इफेक्ट करती है। भाई आप सुबह देर से उठोगे, खाने को आप जो आपका फूडिंग हैबिट है वो रेगुलर नहीं है, कभी आप 2 बजे खाना खा रहे हो, कभी 6 बजे खाना खा रहे हो, तो ये गलत है। बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हो, ये गलत है। देर से सो रहे हो, देर से उठ रहे हो, कॉन्टामिनेटेड वाटर पी रहे हो, ये सारी बातें हमारा लाइफ स्टाइल। और अगर आप प्रॉपर सही समय से उठ रहे हो, रेगुलर बैलेंस डाइट खा रहे हो, और ठीक तरह से आप प्राणायाम योगा वगैरह भी कर रहे हो, आप अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, तो आपके ज्यादा चांस हैं कि आप हेल्दी लाइफ जिएंगे, आपको डिजीजेस कम होंगी। तो लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, कंजेनाइटल डिजीजेस पे भी और इन्फेक्शन पे भी। आप ये सब तो मेंटेन किए हो, खूब मेंटेन किए हो, खूब अच्छे से, लेकिन आपके घर मानिए कजन आपका आया 2 दिन के लिए कि काम है, मैं आ रहा हूँ दिल्ली, जरा मुझे दिल्ली में ले चलना पालिका बाजार, मैंने कुछ लेना। अब आपने ह्यूमैनिटी के नारे आपने कहिए, मानवता के नाते आपने उसकी हेल्प करी, आपने उसके साथ 2 दिन उसको लेके गए और उसकी परचेजिंग करा दी, भेज दिया, पता लगा 2 दिन बाद वो आपको कोरोना दे के चला गया। वो जब आया वो कोरोना का कैरियर था। तो आपकी ना तो आपको कंजेनाइटल डिजीज, ना आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़, लेकिन इन्फेक्शन हो गया। तो तीसरा है इन्फेक्शन, जो आप अपने सराउंडिंग में
किसी के संपर्क में आए और आप पूरी तरह से हेल्दी लाइफ भी जी रहे हो, आप पूरी तरह से, आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल हेल्दी थे, आपको कोई कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन से आप बीमार पड़ गए। तो ये 3 बातें हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। कंजेनाइटल डिजीजेस के बाद आपका लाइफ स्टाइल के बाद आपका इन्फेक्शन, कि कहीं से आप इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो आप समझ गए अब आप हेल्थ क्या है भाई। हेल्थ को पहले ये बोला गया था कि हेल्थ को कौन गवर्न कर रहा, 4 ह्यूमर है हमारी बॉडी में, उनमें डिसबैलेंस हो गया तो हमारी हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी, जिसमें से ब्लैक बाइल का कंटेंट ज्यादा होने से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसको विलियम हार्वे ने डिस्कार्ड कर दिया था। अब आज की तारीख में हम लोग जानते हैं हेल्थ को कौन गवर्न कर रहा, हमारे मन की अवस्था, मस्तिष्क की, दिमाग की अवस्था। मस्तिष्क क्या कर रहा, मस्तिष्क गवर्न कर रहा है हमारे न्यूरल सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को, वो इन टर्न किसको गवर्न कर रहा है, इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ओके, दिस मच इज इनफ। आगे चलते हैं, अब हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं कि हेल्थ क्या, हेल्थ को इफेक्ट करने वाले और हेल्थ को रेगुलेट करने वालों की बात हो गई। अब हेल्दी, अगर हम किसी को हेल्दी बोल रहे हैं या हेल्दी हेल्थ बोल रहे हैं तो हेल्थ क्या है, अब इस बात का हम लोग डिस्कशन कर लें। हाँ जी, तो हम लोगों ने देख लिया, ह्यूमन हेल्थ की बात हो गई कि भाई हमारा मन की अवस्था जो है, मस्तिष्क की अवस्था, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम की सहायता से हमारे इम्यून सिस्टम को गवर्न कर रही है, और इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ है क्या, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल फिटनेस केवल, कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उससे काम नहीं चलेगा। शारीरिक रूप के अलावा आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। केवल फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए, सामाजिक सोशल फिटनेस भी होनी चाहिए। तो इस डजंट सिंपली मीन्स फिजिकल फिटनेस, खाली शारीरिक रूप से फिट होने से काम नहीं चलेगा। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी होना, स्वस्थ होना। ये में इस तरह की अवस्था है जिसमें हम देखते हैं कि बंदा, ऑर्गेनिज्म जो है वो कम से कम फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रोगी ना हो, और समाज में उठने बैठने के तरीके भी मालूम हो उसको, सामाजिक रूप से भी। तो कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, 3 एस्पेक्ट हमें देखने हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। व्हेन पीपल आर हेल्दी, हेल्दी होने से हमें फायदा क्या है आप जानते हैं, आप खुद में महसूस कर सकते हैं। जिस दिन आप फ्रेश फील करते हैं, जिस दिन आप अपने को थोड़ा सा चीयरफुल मूड में पाते हैं, उस दिन आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं चीज़ों को, एज अ स्टूडेंट, एज अ सिंगर, एज अ डांसर, एज अ एथलीट, कुछ भी आप कोई भी फील्ड में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट है तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, आपको चीज़ें बड़े अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आप सिंगर हैं आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। मास कम्युनिकेशन में आप अच्छे से अपनी बात कह पाएंगे। घर में ही अगर आप मानिए कि अगर आप एक हाउस मेकर हैं तो आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन, अपनी ड्यूटी जो आपकी है उसको अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में बोले, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या कहिए तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट, अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि आप अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। एंड ब्रिक्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर आप अच्छे से चीजों को कर पा रहे हैं, आपकी उत्पादकता बढ़ गई है तो आपको इकोनॉमिक फायदा मिलेगा। अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं 8-10 घंटे की, आपका बॉस देख रहा है 10 घंटे में 4 घंटे तो ये बीमार बना रहता है, सिर दर्द, माइग्रेन, दवाई खाए किनारे बैठा रहता है, तो आपको बॉस क्या ऑफर करेगा, कुछ भी नहीं। और अगर आप 10 घंटे के काम में 12 घंटे का काम निपटा रहे हैं, आप इतना फिजिकली, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है, फिट है, और सोशल आपका वेलबींग भी है, आपको पता है कि कैसे हमें डील करना है, तो आपको ज़्यादा वो अच्छे से आपकी वेजेस ऑफर करेगा। प्रॉस्पेरिटी इसी से आएगी, आपकी धन संपदा इसी से आएगी, आप खुशहाल होंगे। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के लेवल की बात हो रही, पूरी सोसाइटी ऐसी होगी तो सोसाइटी खुशहाल होगी। ये कहने का मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। हेल्थ आल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेटिविटी, हेल्दी होने से लॉन्गेविटी बढ़ गई, मतलब जीवन का, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, जीवन लंबा हो जाएगा, हेल्दी होगा, ज़्यादा देर तक जिएगा। हेल्थ आल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, पीपल ज़्यादा देर तक जिएंगे। एंड रिड्यूसेस द चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी होगा, बच्चा हेल्दी है और वुमेन हेल्दी है जो
पार्चुरेशन प्रोसेस से गुजर रही है, जो फ्यूचर की माँ है, तो बच्चे की मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी और बच्चे के चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी कमी आएगी। कैसे अचीव कर सकते हैं हेल्थ को? कैसे अचीव कर सकते हैं? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लीजिए, पर्सनल हाइजीन, अपनी देख रेख, भाई हम अपनी ही तो कर सकते हैं, दूसरे की थोड़ी ना कर सकते हैं। कि सुबह आप समय से उठें, प्रॉपर हाइजीन आप अच्छे से, आजकल बोल रहे हैं ना कि सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, तो सोशल डिस्टेंस आप रखोगे ना, दूसरा थोड़ी ना रखेगा। पर्सनल हाइजीन का ख्याल आपने रखना कि आप अच्छे से रोज से अच्छे से आप फ्रेश होइए, डेली आप जो आपकी रोजमर्रा की जो रूटीन है उसमें आप अच्छे से अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत आप सुनते ही हैं, बाबा रामदेव कहते हैं योगा से होगा, थोड़ा बहुत समय निकालिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, योगा वगैरह करिए, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ। अवेयरनेस ऑफ डिजीज, साथ के साथ हमें डिजीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका कैसे प्रोपोगेशन हो रहा है, कैसे फैल रही है, वो जानकारी होनी चाहिए। तो प्रिवेंशन एंड क्योर, डिजीज के सिम्टम क्या है, साइन क्या है, कैसे हो सकती है, क्या वेक्टर है, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब आजकल कोरोना का देख लीजिए ना, आपको कोरोना के सिम्टम्स भी पता है, आपको कोरोना से कैसे बचना है ये भी पता है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर आते ही सबसे पहले आप अच्छे से हाथ धोएं साबुन से कम 20 से 30 सेकंड तक। वो सारी बातें आपके मालूम है, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। डिजीज के बारे में बताओ, डिजीज का क्या इफेक्ट है, क्या साइन है, क्या सिम्टम है। अगर उसके लिए वैक्सीनेशन है, बन चुकी है वैक्सीन, तो वैक्सीनेशन कब करवाना है, कैसे करवाना है, इम्यूनाइजेशन के क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें आपको पता हो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है पता हो, जो घर में डोमेस्टिक सीवेज निकल रहा उसका कैसे, वेस्टेज को कैसे आपने डिस्पोज करना है पता हो उसका आपको, ताकि इन्फेक्शन डिजीजेस ना हो, कंटामिनेशन ना हो। कंट्रोल ऑफ वेक्टर वो है जो डिजीजेस को फैला रहे हैं, उसका पता हो। एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, तो पानी संक्रमित ना हो। वाटर टैंकी है तो समय समय पे आप उसका डिसइंफेक्टेंट करवाते रहे, क्लोरीन वगैरह उसमें ऐड करवाते रहे। ओवरहेड टैंक है तो उसकी सफाई करते रहे। फूड का अगर आपने कोई स्टोर बना रखा है तो आप उसकी देख रेख रखें, फूड कॉन्टामिनेटेड ना हो। ये सारी बातें हमें डिजीज अवॉइड करने में पता लगती है। डिजीज हो गई, डिजीज कब हो जाती है, जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है उसके पूरी तरह से काम ना करने के कारण, या इम्यून सिस्टम जब पैथोजन से हार जाता। चाइना की फौज हमसे ज्यादा सक्षम है, हम कम सक्षम है, हम हार जाएंगे। इन्फेक्शियस जो आपके अंदर आ रहा पैथोजन, अगर वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा असरकारक है हमारे इम्यून सिस्टम से, हम हार जाएंगे। अब कोरोना में ही देख लीजिए ना, मोर्टिलिटी रेट इसका नियर अबाउट 2 है, 1.2 समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग। तो उसमें आप देखिए ओल्ड एज पीपुल जो है उन पे स्टेक ज्यादा है, वो ज्यादा खतरे में है। जो इम्यूनोसप्रेसेंट है उन पे खतरा ज्यादा है। जो इस तरह की कुछ दवाई खा रहे हैं, जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रखा है, और इस तरह की कोई दवाई खा रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम ऑप्टिमम लेवल पे ना होके थोड़ा सा अपग्रेड कर रखा आप लोगों ने, उनको खतरा है। डायबिटिक को खतरा है, जो डायबिटिक पेशेंट है, और जो जिनमें हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, हार्ट संबंधित, उनको ज्यादा खतरा है कोरोना से। तो इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, डिजीज हो जाएगी। डिजीज होने का कारण ये कि हमारे शरीर का कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फेल हो गया। अगर हमारे शरीर का कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, डिजीज के लक्षण आ जाएंगे, साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे, संकेत और लक्षण, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हम बीमार पड़ गए हैं उन संकेतों से, उन लक्षणों से। डिजीजेस दो तरह की, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो है जो इन्फेक्शन से हो रही है, इन्फेक्शन कॉन्टामिनेशन, संक्रमण से। जैसे कोरोना हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है और ये एयरबॉर्न डिजीज है, हम एयर में ब्रीद कर रहे हैं। तो जो हम ब्रीद छोड़ रहे हैं, अगर एक हम क्लोज रूम में है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ, तो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि हम भी कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे, हम में भी वो इन्फेक्शन आ जाएगा। इसीलिए आपसे बोला जा रहा कि आप मास्क वगैरह पहन के रखिए। तो डिजीजेस दो तरह की, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कैंसर हो गया, कैंसर किसी को है तो कैंसर पेशेंट के साथ अगर आप बेड भी शेयर कर रहे हैं, आप अगर डाइनिंग टेबल भी शेयर कर रहे हैं, तो कैंसर आपको नहीं होगा। कैंसर डिजीज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इस तरह से कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनका इन्फेक्शन, टीबी हो गई जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेज है, लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनका की इन्फेक्शन से नहीं, सर्टेन अदर कॉजेज होते हैं। तो डिजीज क्या है भाई, हमारे शरीर के ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का फेल हो जाना, क्योंकि पैथोजन शरीर में आया, इम्यून सिस्टम उसको हरा नहीं पाया। डिजीज हो गई, उसके साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे। डिजीज कुड बी ऑफ 2 टाइप, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेज आर दोस जो कि
प्रभाव से, आपस में कॉन्टामिनेशन से, टच से, जिससे या संपर्क में आने से जो हो रही है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज वो जो किसी के संपर्क से नहीं, किसी और कारण से हो रही है। तो ये हो गया हमारा डिजीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कल हम लोग सर्टेन पैथोजेंस देखेंगे, उसमें हम लोग प्रोटोजोन्स देखेंगे और बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीज देखेंगे, वायरस ओरिजिन की डिजीज देखेंगे। इन सब का हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय। तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि हेल्थ को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। केवल फिजिकल फिटनेस होना हेल्थ नहीं है, कंप्लीट वेलबींग चाहिए हमें। किस नजरिए से कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है फिजिकली तो फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशल लेवल पे भी वो फिट हो। तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट वेलबींग को जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तब हम लोगों ने हेल्थ माना था। और हेल्थ को अटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हेल्थ को अटेन करने के लिए हम लोग को डिजीजेस के बारे में पता हो और डिजीजेस को कैसे अवॉइड करना है, और डिजीज हो गई तो कैसे मैनेजमेंट करना है। ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी। और हम लोग की ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कौन कर रहा, हम लोग की ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज रेगुलेटिंग हेल्थ। हम लोग बीमार पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आपने आजकल देखा होगा कोविड चल रहा है और कोविड में इम्यून बूस्टर के नाम से कई एक तरह के प्रोडक्ट इस समय मार्केट में लॉन्च किए गए हैं कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो पैथोजन जो आपकी बॉडी में आ रहा है, पैथोजन हार जाएगा। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कर दें। वो पैथोजन जो हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा इम्यून सिस्टम जिसको कि गवर्न कर रहा है, जिसको कि रेगुलेट कर रहा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा ब्रेन। तो बोल रहे हैं कि ब्रेन की हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, वो इंटर्न एक्ट कर रहा है न्यूरल सिस्टम पे और एंडोक्राइन सिस्टम पे, जो मिलके रिस्पॉन्स कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ इम्यून सिस्टम। कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, डिपेंड करता है कि हमारी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। आप देख लो आजकल चाइना के साथ हम लोग का चल रहा है फ्रिक्शन कहिए, या चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है। तो चाइना की फौज हमारी सीमा रेखा में घुस आएगी तो उसको कौन रोकेगा, रिटेलिएट करेगा, हमारी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस। उसी तरह से हमारी बॉडी की आर्म फोर्सेस क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम रोकेगा पैथोजन को हमारी बॉडी में आने से, और अगर आ गया तो उसको हमारे सत्ता को कब्जी आने से। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। और आखिरी में आके डिजीज पड़ी थी कि भाई हम देखते हैं, हम कब कहते हैं कि हम बीमार पड़ गए, हम तब कहते हैं हम बीमार पड़ गए जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो उसके लक्षण और संकेत जो मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम, उस बिहाफ पे हम कहते हैं कि वी आर नॉट फीलिंग वेल, या हम बीमार हैं। तो बीमार जो हो गया, डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो बीमारी के संकेत और लक्षण, साइन एंड सिम्टम से पता लगता है कि हम बीमार हो गए। साइन एंड सिम्टम क्यों आते हैं, क्योंकि या तो कोई ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। ये होती है डिजीज। और डिजीज दो तरह की, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल वो जो जैसे सराउंडिंग में आपके संपर्क में जो आ रहा उसको हो जाए, जैसे कोरोना हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इसी तरह से कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जो आपके संपर्क में, कोई बीमार आदमी के संपर्क में किसी हेल्दी आदमी के आने से उसको होने के चांस हो या हो जाती हो, वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो किसी डिजीज पर्सन के संपर्क में आने से किसी हेल्दी पर्सन को नहीं होगी, संपर्क में आने से नहीं होगी, कांटेक्ट में आने से नहीं होगी। इसमें हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस में कई तरह की डिजीजेस हैं जिसको आज हम लोगों ने पढ़ना है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये जो पैथोजन है जो कर रहे हैं, वो पैथोजन अलग अलग क्लासेस के हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, हेलमिन्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवन, हेलमिन्स, वायरसेस कोई भी हो सकता है, उनके प्रेजेंस से हो जाती है डिजीज। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिजीज, बीमारी आप जानते ही हैं, डिजीज बीमारी। डिजीजेस या डिजीज दो तरह की, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में हमारा कैंसर आ जाता है, एल्कोहल अब्यूज वगैरह आ जाएगा, ड्रग एडिक्ट है। नॉन कम्युनिकेबल जिसका कि इन्फेक्शन से जो नहीं हो रही, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन से हो रही है, कम्युनिकेबल।
तो डिजीजेस दो तरह की है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। ठीक है जी। डिजीजेस विच आर इजिली कम्युनिकेबल और ट्रांसमिटेड, जिसका कि कम्युनिकेशन हो सकता है और ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में, वो कहलाएंगी कम्युनिकेबल डिजीजेस। दे आर वेरी कॉमन, बहुत भाई आसानी से मिलेंगी हमें, कॉमन मिलेंगी। जब एक बड़ा पड़ा बीमार घर का एक सदस्य और कम्युनिकेबल है, तो घर के और सदस्य जब फैमिली मेंबर एक ही जगह रह रहे, तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो भी कॉन्टामिनेटेड हो जाए, संक्रमित हो जाए। जैसे आजकल आप लोग कोरोना में देख रहे हो कि किसी के भी घर में, भगवान ना करे, अगर कोई फैमिली मेंबर इससे इन्फेक्टेड होता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसके रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर गेट इन्फेक्टेड, कि उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये इतनी ज्यादा कॉन्टेजियस डिजीज है, संक्रमण फैलाने वाली डिजीज है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, दीज आर वेरी कॉमन डिजीजेस, बहुत कॉमन है, एंड एवरीवन सफर्स फ्रॉम देम एट सम टाइम और अदर। और ये होने के चांस, क्योंकि कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, एक कहिए सोसाइटी में, तो समाज में हम लोग उठने बैठने का कल्चरल, हम लोग एनिमल हैं, हम लोग समाज में उठते बैठते हैं। तो मानिए कोई सोशल गैदरिंग में आप गए, वहां पे कोई कॉमन कोल्ड का इन्फेक्टेड पर्सन आया, तो उसके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको हो सकता है कॉमन कोल्ड हो जाए, हो सकता है। ये है इसके कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में जानकारी। सम कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग, तो कॉमन डिजीज हम लोग देख रहे हैं, कॉमन डिजीज जो है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉजेटिव एजेंट कारण करने वाले। तो बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको करते हैं, और वो आते हैं क्लास, जैसे कि अलग अलग ग्रुप्स में बैक्टीरिया का मिल सकता है, फंजाई मिल सकता है, प्रोटोजोवंस मिल सकते हैं, अमीबा वगैरह, हेलमिन्स, वॉर्म वगैरह, वायरसेस मिल सकते हैं। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनकी वजह से हो रही है, वो इस ग्रुप में आ रहे हैं या इस कैटेगरी में आ रहे हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोवन हो सकते हैं, हेलमिन्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, जो डिजीजेस कर रहे हैं मैन में। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजन कहते हैं। पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में एंट्री जो है उनकी कई जगह से हो सकती, कई सारे रूट है, रास्ते हैं कई। ओरल फीकल रूट है, ओरल फीकल रूट है, रेस्पिरेटरी रूट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक है, कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे वो हमारी बॉडी में वाया स्किन, स्किन में कोई रप्चर हो रखा है, एब्रेशन हो रखा है, तो स्किन से भी आ सकता है पैथोजन। पैथोजन बॉडी में आ जाएगा, पैथोजन क्या करेगा, पैथोजन हमें डिजीज करेगा, वो कोशिश करेगा कि हमारे बॉडी में अपने को स्टैब्लिश करे। पैथोजन हमारी बॉडी में स्टैब्लिश होना चाहेगा। ज्यादातर पैरासाइट्स इसमें आते हैं। पैरासाइट्स आपकी बॉडी पे या बॉडी के अंदर, इन और ऑन, या तो ऊपर या बॉडी के अंदर। तो पैरासाइट्स अगर बॉडी के अंदर आ गए, कोशिश करेंगे कि सेल्स में, टिश्यूज में अपना नंबर बढ़ाएं, स्टैब्लिश हो वहां पे। अब मानिए कोई पैरासाइट ऐसा है जो आपकी गट में स्टैब्लिश होना चाहता है, तो स्टमक में जब पहुंचा तो उसके अंदर ये एडेप्टेशन होना चाहिए कि स्टमक में जो कंडीशन मिल रही है उन कंडीशन से वो पार पा ले, उन कंडीशन का उस पर इफेक्ट ना हो, उन कंडीशन से अपने को बचा ले। तो स्टमक में हम देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में मिल रहा है हमको HCl, और HCl की प्रेजेंस होने की वजह से pH वैल्यू जो है वहां पे बहुत कम होगी। फिर से सुनिए, थोड़ा तेज हो गया, मैं समझ रहा हूँ आपको दिक्कत हुई होगी, फिर से बताता हूँ। मानिए कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ वाया ओरल फीकल रूट, ओरल रूट। आपने कुछ कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लिया या कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया, रोड साइड आप जा रहे हो, आपको भूख लगी, हजरतगंज में, लखनऊ में, आपने सड़क किनारे खड़े होकर चाट खा ली, उस चाट से कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया, तो वो गया है वो ओरल रूट। अब सबसे पहले उसको पार क्या करना है, स्टमक। स्टमक में जैसे ही पहुंचेगा, कंडीशंस कैसी मिलेंगी, हाईली एसिडिक कंडीशन मिलेंगी, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl हमारा एसिड होता है, और HCl एसिड की वजह से वहां पे pH वैल्यू बहुत कम होती है। तो बैक्टीरिया जैसे ही इतनी कम pH वैल्यू पे पहुंचा, क्या होगा, उसकी लिसिस हो जाएगी, मरने के पूरे चांस है। तो जो पैथोजेंस हैं, जो एंडोपैथोजेंस हैं और आपके गट के हैं, उनके अंदर ये एडेप्टेशन होना चाहिए, अनुकूलन। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये तो आप अपने नजरिए से देख रहे हो ना कि वो मर जाए, लेकिन उसके नजरिए से सोचिए जो आपके शरीर में आया, अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है। मैंने मेरे ख्याल से लेक्चर में, या कम से कम 2 लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच अपीयर ऑन अर्थ हैव 2 मेन ऑब्जेक्टिव। उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या, खाओ पियो मौज करो और जनसंख्या बढ़ाओ, ब्रीडिंग एंड फीडिंग। फीडिंग खूब खाओ और ब्रीडिंग खूब अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। हर ऑर्गेनिजम्स के ये 2
एक नजरिया है, तो बैक्टीरिया भी जो आपकी बॉडी में आया है वो यही करने आया है। तो वो अपने को वहां स्टैब्लिश करना चाहता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है और सरवाइव भी करना चाहता है। तो उस पर एसिडिक कंडीशन इफेक्ट नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो उसका जीवन बेकार है। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि कोई जैसे पैथोजन आपकी बॉडी में पहुंचा और जैसे ही वो गट में पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, तो उसमें एडेप्टेशन इस तरह का होना चाहिए कि उस पर एसिडिक कंडीशन वर्क ना करें। और वहां पे जो डाइजेस्टिव जूसेस मिल रहे हैं उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स उस पर एक्ट ना करें, वरना एंजाइम उसकी लिसिस कर देगा। तो इन दोनों चीजों से उसको बचना है, क्योंकि वो वहां स्टैब्लिश होना चाहता है। इसी तरह से जो भी पैथोजन आपकी बॉडी में आ रहा है उसकी कोशिश ये रहेगी कि भाई आप चढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे चढ़ाई कर रहे हो कि आप किसी पे अटैक कर रहे हो, तो आप क्या ये थोड़ी ना सोचोगे कि मैं वहां जाके सरेंडर हो जाऊं, हार जाऊं। आप मानिए इन्वेड कर रहे हैं किसी की टेरिटरी में, आप उसमें कर रहे हो जी, क्या कहें हम, इंक्रोचमेंट कर रहे हो, अंदर घुसे जा रहे हो, तो आप हारने के लिए थोड़ी ना घुसे जा रहे हो, आप तो वहां की सत्ता कब्जियाने जा रहे हो। तो आप वहां जाके क्या करोगे, सत्ता कब्जियाना चाहोगे, और उसकी जो आर्मरी होगी, उसकी जो मिलिट्री होगी, वो आपको वहां से भगाना चाहेगी। पैथोजन वो अटैकिंग है पर्सन जो हमारी बॉडी में आ रहा, अपने को स्टैब्लिश करना चाहता। हमारा इम्यून सिस्टम वो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी वो मिलिट्री है जो उसको भगाना चाहती है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा डिपेंड करता है कि किसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है हम भगा देंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम इस समय पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, कंप्रोमाइज आपने कर रखा है किसी वजह से, कोई भी वजह है कि आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स उतने बढ़िया काम नहीं कर रहे, या आप इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां खा रहे हैं, या कोई और मैटर है कि इन्फेक्शन ऐसा है कि बॉडी उससे पार नहीं पा रही, जैसे कि कोविड है, तो आपको बीमार कर देगा, बीमार बहुत बीमार कर देगा। ये है तरीका। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजन, जो पैथोजन उनको बोलते हैं जो डिजीज कॉज कर देते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजन, जितने भी पैरासाइट्स हैं, परजीवी जो दूसरे पे आश्रित होकर अपना जीवन बिताते हैं, ज्यादातर पैथोजन कैटेगरी में आते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स दो तरह के हैं, एक्सो पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट्स। एक्सो पैरासाइट्स जो बॉडी पे मिलते हैं ऑन द बॉडी, और एंडो पैरासाइट्स जो इन द बॉडी मिलते हैं। पैथोजन आ गया आपकी बॉडी में, अभी आपको कहानी बताई मैंने, वो कोशिश करेगा कि अपने को स्टैब्लिश करे। स्टैब्लिश हो गया तो कुछ ना कुछ आपका ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फॉल्टी हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक काम नहीं करेगा। उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो आएंगे तब आप समझेंगे कि मुझे डिजीज हो गई, या डॉक्टर आपको रीड करेगा, क्लिनिकल सिम्टम नोट करेगा, आपकी केस हिस्ट्री नोट करेगा, और आपका डायग्नोसिस करके जो टेस्ट रिक्वायर्ड है टेस्ट करवा के एक्चुअल फाइंडिंग होने के बाद अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जरूरत है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया, बाद में आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि भैया ये दवाई खा लो, तो आप दवाई खाएंगे तो भले चंगे होने के आपके पूरे चांस हैं। ये है हमारा एक जनरल लेआउट डिजीजेस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं सम बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीजेस, उसके बाद वायरस, और इसी तरह प्रोटोजोवन। अब एक एक करके हम ये वाले ग्रुप, बैक्टीरिया पढ़ लें, वायरसेस पढ़ लें, फंजाई पढ़ लें, प्रोटोजोवन पढ़ लें। अब एक एक करके हम इनको टेकअप करना चालू करते हैं, फिर आके एस्कैरियोसिस और फेलियरेसिस भी पढ़ लेंगे, फाइलियरेसिस भी पढ़ लेंगे, तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, हाँ जी, चलिए कम्युनिकेबल डिजीजेस में हम लोग पहला सेक्शन पढ़े, बैक्टीरियल डिजीजेस। तो आपकी बुक में दो दे रखी हैं उसने डिटेल में, जिनके बारे में उसने जिक्र किया है, बताया है। वो दो हैं हमारी टाइफॉइड और निमोनिया। तो इनको पढ़ लें हम, टाइफॉइड और निमोनिया को, जो दो वो आपको डिटेल में बता रहा है। टाइफॉइड और निमोनिया बैक्टीरियल ओरिजिन की, पॉजिटिव एजेंट उनका बैक्टीरिया है, टाइफॉइड और निमोनिया का, इसको हम लोग पढ़ लें, टाइफॉइड और निमोनिया। तो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट कौन है? पॉजिटिव एजेंट मतलब करने वाला। टाइफॉइड किसकी वजह से हो जाएगी? साल्मोनेला टाइफाइमुरियम की वजह से हो जाएगी। पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफाइमुरियम है। हमारी बॉडी में कैसे आ गया, हम कैसे इन्फेक्टेड हो गए? तो हमारी बॉडी में वाया ओरल फीकल रूट आ जाता। याद रख लीजिएगा, एंटर्स इन द बॉडी वाया ओरल फीकल रूट। कैसे भाई? जब पर्सन ने कोई भी कॉन्टामिनेटेड वाटर या कॉन्टामिनेटेड फूड का कंजम्पशन कर लिया तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो गया। आप कहीं गए हो, घर से खाना लेके गए हो, आप गए हो 1-2 घंटे की विजिट पे अपना 40 किलोमीटर दूर कहीं अप कंट्री में, कोई आप सप्लायर हो या कुछ किसी काम से, और वहाँ देरी हो गई, रोड आपके जाम है, आपको देरी हो गई, रात हो गई, तो आपको खाना एक टाइम का लेके गए, अब आपको किसी ढाबे पे बैठ के खाना खाना पड़ा, या किसी होटल में, जरूरी नहीं कि ढाबे में ही, होटल में भी हो सकता आगे, जैसे टाइफॉइड मैरी या मैरी मेलन का नाम आ रहा, वह यही था कि वो शेफ थी और उससे
फैला था। तो आपने किसी ढाबे पे गए या होटल पे गए, वहां पे खाना खाया, वो खाना साल्मोनेला टाइफाइमोरियम बैक्टीरिया खाना कॉन्टामिनेटेड आपकी बॉडी में आ गया, टाइफाइड आपको कर सकता है, कर देगा। कोशिश होगी आपके इम्यून सिस्टम की कि उससे वो लड़ ले, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम हार गया टाइफाइड हो जाएगा। व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्ड कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, कॉन्टामिनेटेड संक्रमित, संक्रमण, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, या तो आपने खाना खा लिया या आपने पानी पी लिया, कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर का कंजम्पशन कर लिया, तो बीमार होने के पूरे चांस। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्या साइन होंगे और क्या सिम्टम होंगे? तो सबसे पहला साइन है सस्टेन्ड हाई फीवर। टाइफाइड में लगातार तेज बुखार बना रहेगा, वीकनेस उसके बाद बनी रहेगी, वीकनेस। बुखार है तो आप कमजोरी भी फील करेंगे। तो सस्टेन हाई फीवर, लगातार तेज बुखार, 101, 102, सस्टेन हाई फीवर, सस्टेन का मतलब लगातार बने रहना। उसके बाद वीकनेस, वीकनेस के बाद स्टमक पेन, जब आपके ओरल रूट से पहुंचा तो स्टमक में भी कुछ ना कुछ हो करेगा, स्टमक पेन होने लगेगी। स्टमक पेन के बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब कि आपके स्टूल उतने फ्रीक्वेंटली पास नहीं हो रहे और सॉलिड पानी की मात्रा उसमें कम है, तो वो हो गई कब्ज। उसके बाद हेडेक, सिर दर्द, और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। तो ये सिम्टम है इसके जो आपकी बुक में उसने दे रखे हैं, 6 सिम्टम दे रखे हैं। सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार तेज बुखार, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। दीज आर द 6 कॉमन सिम्टम्स। और अगर इसके बाद भी आपका डायग्नोसिस नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सीवियर केसेस में क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है एंड अल्टीमेटली डेथ। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, परफोरेशन मतलब छेद हो जाना, इंटेस्टाइन लिसिस हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गई तो भैया सेप्टिसीमिया हो जाएगा, आपके शरीर में जहर फैल जाएगा, मतलब पेशेंट के शरीर में जहर फैल जाएगा। सीवियर केसेस में, इनिशियल केसेस में नहीं, इनिशियल केसेस में तो 6 सिम्टम आए, सस्टेन्ड हाई फीवर आया, वीकनेस आया, स्टमक पेन आया, कॉन्स्टिपेशन आया, हेडेक आया है और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये 6 सिम्टम आपके अर्लियर स्टेजेस के या आपके ये की इन्फेक्शन के। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई, इग्नोरेंस होती रही, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता, आंत में छेद हो गए और आंत से जो आपका खाया पिया है वो भी बाहर आ रहा है आपके बॉडी कैविटी में, और साथ के साथ इंटेस्टाइनल परफोरेशन से ब्लीडिंग भी चालू हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, बीपी गिरेगा, कोमा होगा, डेथ हो जाएगी, डेथ हो सकती है अल्टीमेटली इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में यहाँ तक की डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो क्या आपने समझा, साल्मोनेला टाइफाइमोरियम की वजह से हो रहा, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा। कैसे हो गया, जब आपने संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी पी लिया, शरीर में पहुंचा, शरीर में पहुंचने के बाद ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, ये आपकी बुक में दे रखा है, यहाँ लिखा नहीं मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में फैल गया, अब हमें बीमार कर रहा। बीमार करने के लक्षण क्या आएंगे, सस्टेन हाई फीवर आएगा, सस्टेन हाई फीवर के अलावा वीकनेस आएगी, स्टमक पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और आखिरी में आके लॉस ऑफ एपेटाइट। ये हमारे सिम्टम्स हैं टाइफाइड फीवर के। उसके बाद ये तो हो गए आपके शुरू के स्टेजेस, या कह लीजिए थोड़ी एडवांस स्टेजेस। फिर भी अगर नेग्लिजेंस होती रही, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया या पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं हो पाई, तो किया होगा तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगी और डेथ में आकर। डायग्नोसिस के लिए हमें क्या कराना, विडाल टेस्ट, याद रखिएगा, कंफर्मेशन बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद अपनी बुक में उसने दे रखा है टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी नाम दे रखा है, मैरी मेलन निकनेम टाइफाइड मैरी। उसका मैरी मेलन ये शेफ थी मतलब कुक, शेफ बोलते हैं, कुक थी रेस्टोरेंट में, वहां पे ये खाना बना के देती थी, ये खुद ही कैरियर थी। और इसकी वजह से कई सारे पेशेंट जो इसके कस्टमर थे फूड के, कई सारे पेशेंट्स इन्होंने जनरेट कर दिए इस तरह से, नेग्लिजेंस में कहिए या इग्नोरेंस से कहिए। ये आपका टाइफाइड के लिए हो गई जानकारी। ठीक है जी, टाइफाइड के बाद दूसरी आ रही है निमोनिया। निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो पहली लाइन हमने यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट लिखा था, कॉजेटिव एजेंट जिसके कारण होता है साल्मोनेला टाइफाइमोरियम। वहां पे कौन है, निमोनिया के केस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई जो निमोनिया कर रहे हैं। निमोनिया में हो क्या रहा है, निमोनिया में इन्फेक्शन हो रहा है लंग का, और लंग का जब हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि आखिरी में आके जो आखिरी ब्रांच है वो एल्वियोलाई है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे नुमा, और वहीं पे होता है गैसियस एक्सचेंज।
तो सैक लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे नुमा, वहां तक इन्फेक्शन पहुंच गया और इन्फेक्शन होने से एल्वियोलाई क्या होगा, एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। तो मानिए आपके पास कोई गुब्बारा है जिसमें आप हवा भरते हो और उसमें आधे से ज्यादा पानी भर जाए, तो हवा भरने की जो रहेगी स्पेस वो कम हो जाएगी। इसी तरह से जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है निमोनिया का इन्फेक्शन हमारा कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का, तो एल्वियोलाई जो है वो गैस फिल्ड ना हो के उसमें आ जाता है फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं। फ्लूइड फिल्ड होने के लिए जो स्पेसेस उसके बाद जो स्पेस उपलब्ध है गैसियस एक्सचेंज के लिए वो कम हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज को, तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर हो नहीं पा रही। इसका मतलब है O2 आप ले नहीं पा रहे अंदर ज्यादा और CO2 छोड़ नहीं पा रहे। जो टिश्यूज में सेलुलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप बन रही है CO2, वो आप बॉडी से एक्सेल नहीं निकल नहीं पाएगी उतनी बढ़िया से, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज अब वहां पे एक बैरियर सा बन गया, गैसियस एक्सचेंज उतना इफेक्टिव नहीं रह गया, आपको ऑक्सीजन उतनी बढ़िया नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई लेवल पे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एल्वियोलाई में अब गैस की जगह वहां पे फ्लूइड फील्ड है। इससे क्या होगा, जब भाई O2 लेवल आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड में गिरने लगेगा, CO2 का बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा, तो ब्लूइश अपीयरेंस आ जाएगी। और सबसे पहले कहाँ आएगी, एक्सट्रीमिटीज पे। एक्सट्रीमिटीज क्या हो गए, फिंगर नेल्स हो गए, लिप्स हो गए। फिंगर नेल्स और लिप्स पे आपको ब्लूइश कलरेशन दिखाई देना इस बात का इंडिकेटिव है कि वेंटिलेशन में, रेस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। इन ह्यूमंस इफेक्ट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कर रहे हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। इन्फेक्शन के फलस्वरूप एल्वियोलाई में पानी आ गया, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई हैव लेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज इंपेयर्ड हुआ। सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में आपको दिक्कत महसूस होने लगी, सांस में परेशानी होने लगी। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स है फीवर का आना, चिल्स का आना, कफ खांसी का आना, हेडेक। फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक आर द सिम्टम। यहाँ पे 6 लिए हैं आपकी बुक में, वहां पे 4 दिए हैं। इसके अलावा इन सीवियर केसेस, तो भैया तो सिम्टम हो गए आपके नॉर्मल या मॉडरेट इन्फेक्शन। अगर सीवियर केसेस है जैसे यहाँ पे हुआ था कि टाइफाइड होने के बाद आप कंट्रोल ना कर पाए तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, डेथ में अगर, वहां पे क्या होगा, सीवियर केसेस में हमारे लिप्स एंड फिंगर नेल्स अपीयर ब्लूइश इन कलर। हेल्दी पर्सन में एक्वायर, हेल्दी पर्सन को क्यों हो गया, हेल्दी पर्सन में एक्वायर द इन्फेक्शन व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द डिजीज पर्सन, और डिजीज पर्सन ने मानिए गलती से छींक दिया या खांस दिया, तो बाय मींस ऑफ ड्रॉपलेट एंड एरोसोल, ड्रॉपलेट और एरोसोल प्रेजेंट इन द एयर, इनहेल कर लिया हेल्दी पर्सन ने। मानिए आप अपने मित्र से मिलने गए, मित्र है, आप बैठे बात कर रहे हो, मित्र को एकदम से स्नीजिंग हो गई या कफिंग हो गई और वो गलती से अपना माउथ या नोज कवर करना भूल गया, उसको इतना मौका ही नहीं मिला, उसने खांस दिया, आप थोड़ी दूर बैठे हो, उसने खांस दिया, तो कभी भी देखिएगा जैसे आप फॉग, क्या चल रहा है आजकल, फॉग को ऐसे करिए तो आपको जो बाहर निकलते दिखाई देंगे, दूर से देखिएगा ऐसे लगेगा जैसे किसी ने पंप से कुछ ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बिल्कुल ड्रॉप फ्लूइड के, बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट ड्रॉप, आपको इधर से आप रोशनी डाल लो, इधर से देखिए तो आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही कोई छींके तो आप उसको दूर से देखिए, अदर से 90 डिग्री एंगल से, तो आपको एकदम फुवारा सा निकलता दिखाई देगा, वो ड्रॉपलेट या एरोसोल्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स, बिल्कुल माइन्यूट ड्रॉप फ्लूइड के। उसने छींक दिया या खांस दिया जिसके साथ, अपने रूममेट के साथ या आप अपने रिलेटिव के साथ या अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर कर रहे हो। अब मानिए सपोज आप नेचुरल कॉल पे गए हो, आप वॉशरूम गए हो, वॉशरूम से आए, आपको नहीं पता अभी उसने 2 सेकंड पहले ही छींका है, तो अभी वो ड्रॉपलेट्स एयर में ही है ना, अभी वो सेटल होके नीचे नहीं आए, अभी वो एयर में ही है। आप आए और वहीं उसके साथ बैठ गए और वो तो एयर में है, आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीथ से अंदर चले गए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये है इसका तरीका इन्फेक्शन होने का। हेल्दी पर्सन में एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एंड एरोसोल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये हमारे 2 हो गए, टाइफाइड और निमोनिया, जो आपकी बुक में उसने डिटेल में थोड़ा सा दे रखा है। टाइफाइड हमारा हो रहा साल्मोनेला टाइफाइमोरियम की वजह से, निमोनिया हो रहा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। सिम्टम्स याद रख लीजिएगा, इसमें क्या क्या थे, फीवर, कफ, चिल्स, हेडेक। और इधर क्या क्या था, इधर था भैया हमारा सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके जी, ये आपके 2 बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीजेस हो गई। इसके अलावा उसने दे रखा डिप्थीरिया।
डिप्थीरिया कोई बता रखा, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिप्थीरिया हो रहा हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से। और प्लेग दे रखा, प्लेग हो रहा हमारा यर्सेनिया पेस्टिस की वजह से प्लेग हो रहा, ये आप याद रख लीजिएगा। प्लेग, डिप्थीरिया, और उसने डिसेंट्री भी दे रखा है, डिसेंट्री हो रहा हमारा बैसिलरी इन्फेक्शन की वजह से। तो ये 3 के नाम उसने दे रखे हैं, बाकी 2 के उसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है और 3 के नाम दिया है, डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया कॉजेटिव एजेंट है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। उसके बाद प्लेग दे रखा है, प्लेग का है यर्सीनिया, यर्सीनिया पेस्टिस। और उसके बाद उसने दे रखा हमारा डिसेंट्री, डिसेंट्री है बैसिलरी के इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है जी, इनको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए, बैक्टीरियल ओरिजिन के बाद अब हम लोग देखें वायरस का। वायरस ओरिजिन की कॉन्टामिनेटेड डिजीजेस हम लोग देखें, कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग अब बात करते हैं वायरस की। तो मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग, केवल बैक्टीरिया ही डिजीज नहीं कर रहा, कई सारे वायरसेस भी हैं जो हम लोगों में ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉजिंग कारण बनते हैं, पैथोजन बनते हैं। राइनो वायरसेस इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट ग्रुप है, राइनो वायरसेस, याद रख लीजिएगा। या राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट्स वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस which cause one of the most infectious human disease common cold। तो राइनो वायरस ये ऐसा ग्रुप है जो हम लोगों में ह्यूमन बीइंग में बहुत कॉमन डिजीज एक कर रहा है, इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज, मोस्ट कॉमन ह्यूमन डिजीज कर रहा। कौन सी? कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। कॉमन कोल्ड का कारण कौन बन रहा है ह्यूमन डिजीज? ह्यूमन में कॉमन कोल्ड का कारण बन रहा है राइनो वायरसेस। राइनो वायरसेस हैं जो कॉमन कोल्ड का कारण बन रहे हैं। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। किसको इफेक्ट कर रहे हैं? कहाँ इन्फेक्शन फैला रहे हैं? नोज में, नाक में। और रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज हमारा मतलब ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। लेकिन लंग्स के लेवल तक नहीं पहुंच रहे, ये बात देखिएगा, बट नॉट द लंग्स, बट नॉट द लंग्स, लंग्स के लेवल तक नहीं पहुंच रहे। अभी हम लोगों ने निमोनिया पढ़ा था, कौन कर रहा था? कोकस निमोनी, और कर रहा था हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उसमें वो लंग के लेवल तक, बल्कि सबसे आखिरी लेवल तक पहुंच गया था, एल्वियोलाई लेवल तक पहुंच गया था, एल्वियोलाई को फ्लूइड फिल्ड कर दिया था। यहाँ पे ये लोग लंग को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे। डिजीज तो कॉज कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड डिजीज तो कॉज कर रहे हैं, लेकिन लंग के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। कॉमन कोल्ड डिजीज तो कॉज कर दी इन्होंने, ह्यूमन डिजीज कॉमन, मोस्ट कॉमन ह्यूमन डिजीज, कॉमन कोल्ड तो कॉज कर दिया है, लेकिन नोज तक या उसके रेस्पिरेटरी पैसेज तक रहे हैं, लंग के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट नॉट द लंग्स। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इसके कैरेक्टर सिम्टम्स क्या है? नेजल कंजेशन, तो नाक का जैसे चोक होना, कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़, सड़क जैसे चोक हो जाती है, आप चाह के भी अपनी गाड़ी निकाल ना पाए, तो नेजल कंजेशन, चोक हो गया, पता लग रहा है जी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नेजल कंजेशन एंड नेजल डिस्चार्ज, नाक बहने लगेगी, नेजल डिस्चार्ज। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा आप याद कर लीजिए, वो आता था ना, खांसी है हाँ, जुकाम है हाँ, सिर दर्द है हाँ, कुछ लेते क्यों नहीं वाला ऐड। तो उसके बाद क्या होगा? सॉर थ्रोट, गला खराब, गले में खराश, सॉर थ्रोट होगा। हॉरासनेस ऑफ वॉइस, हॉरासनेस ऑफ वॉइस जैसे समय मेरी है, हल्की सी आपको भारी सी आवाज लगेगी, हॉरासनेस ऑफ वॉइस। सॉर थ्रोट, हॉरासनेस ऑफ वॉइस, कफ, खांसी आएगी, हेडेक, सिर दर्द, और बाद में टायर्डनेस। उसके साथ ऐसा फील करेगा बंदा कि भाई थकान से फील करेगा। तो नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, हॉरासनेस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, इतने इसके सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के।
विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन तक रह सकता है ये कॉमन कोल्ड। कैसे क्या इन्फेक्शन कैसे हो गया? ड्रॉपलेट रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, वही जो आपको अभी एग्जांपल दिया था, आपके फैमिली मेंबर में किसी को कॉमन कोल्ड हुआ और उसने डाइनिंग टेबल पे बैठे स्नीजिंग कर दी, कफिंग कर दी, ड्रॉपलेट एयर में फैल गए और वो ड्रॉपलेट आपने इनहेल कर लिए गलती से। ड्रॉपलेट आपने इनहेल कर लिए या आपने कोई चीज उससे शेयर कर ली कि वो लिख रहा है और उसको स्नीजिंग हुई और उसने फिर से मार्कर से लिखा और उसे जरूरत हुई आपको, आपने कहा देना जरा मार्कर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कोई भी चीज जो इस तरह की चीजें आर्टिकल्स हैं जो डे टू डे हाउस होल्ड की चीजें होती हैं, आपने अगर उसको शेयर कर लिया तो हो सकता है उस पर ड्रॉपलेट्स वगैरह हो और उन ड्रॉपलेट में राइनो वायरस हो और ये राइनो वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाए। तो ड्रॉपलेट रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन मे इनहेल बाय नॉर्मल पर्सन ने इनहेल कर ली और गेट इन्फेक्टेड और थ्रू द कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स संक्रमित जिनमें संक्रमण है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वार्डरोब हो सकती है, पेन हो सकता है, स्पून हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कंप्यूटर आपका हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी चीज जो ऐसी चीज है कि बंदा जिसको इन्फेक्टेड है उसने उसको यूज कर लिया या उसके सराउंडिंग में रखी है और वो चीज बाद में आपने यूज कर ली, तो हो सकता है कि आपके वो चीज यूज करने से आपके हाथ में आया, बाद में लोगों की आदत होती है अपने हाथ मुंह पे ले जाने की, तो ये इस तरह से कॉन्टामिनेशन हो सकता है। ये है आपका कॉमन कोल्ड जो वायरस कर रहा है। वायरस कौन सा वायरस? राइनो वायरस। तो हम लोगों ने अभी तक 3 डिजीजेस पढ़ ली हैं, बैक्टीरिया की ओरिजिन की 2 डिटेल में, टाइफाइड और निमोनिया, और वायरस की ओरिजिन की एक कॉमन कोल्ड। अगले सेक्टर पे, अगले वाले हम लोग सेक्शन पे आते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे सेक्शन पे आते हैं। 2 सेक्शन पढ़ चुके, बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीजेस और वायरस ओरिजिन की डिजीजेस। अब हम लोग आ रहे हैं प्रोटोजोवन डिजीजेस पे। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन डिजीजेस पे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मलेरिया, मलेरिया का जो टर्म डिराइव हुआ है उसका मतलब है मैल एयर। मैल एयर का मतलब फॉल, बुरी दुर्गंध। तो ऐसा माना जाता था, लोगों ने ये नोटिस किया है कि मलेरिया पहले जब देखा गया था कि मलेरिया वहां पे हमें मिलता है जहां पे पानी स्टेगनेंट वाटर हो और मडी थोड़ा सा हो और थोड़ी सड़ांध मार रहा हो, तो लोगों ने ये समझा था कि मलेरिया जो हो रहा है उससे हो रहा है, कि फॉल एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं और उससे हो रहा है। ये तो बाद में देखा गया कि ये मॉस्किटो के बाइट से हो रहा है। एनोफिलीज मॉस्किटो वहां लार्वा दे रही है और एनोफिलीज मॉस्किटो इसको फैला रहा है, वो वेक्टर है। पॉजिटिव एजेंट है हमारा प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया का मतलब होता है बुरी हवा के संपर्क में आप आ गए। पॉजिटिव एजेंट कौन है? पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट। जैसे टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफाइमोरियम था, टाइफाइड में, उसके बाद हमारा निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था और कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम हो गया उसका जीनस, और स्पीशीज कौन सी? ओवेल हो सकता है, फेल्सीपेरम हो सकता है, वाइवेक्स हो सकता है। मलेरिया आपकी बुक में नहीं दे रखा, आपकी बुक में ओवेल नहीं दे रखा, मैंने ओवेल और लिख दिया है, 3 दे रखे हैं आपकी बुक में। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया आपकी बुक में दे रखा है, प्लाज्मोडियम ओवेल नहीं दे रखा। तो 4 होते हैं जो प्लाज्मोडियम की मलेरिया कर रहे हैं, हो जाता है। ऑफ दिस, इसमें से भी, इन चारों में से भी सबसे ज्यादा इंफेक्शियस या सबसे ज्यादा सीरियस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा सीरियस होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से जो मलेरिया हो रहा है उसको हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट टर्म यूज होगा जब हम लोग ट्यूमर वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे ट्यूमर 2 तरह के हैं, देखेंगे, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर फैटल, मोस्ट ऑफ द टाइम फैटल होता है, मतलब प्राण घातक होता है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस। इन चारों की वजह से होने वाला सबसे ज्यादा आपके लिए दिक्कत वाला है, सबसे ज्यादा आपके लिए सीरियस जो आपकी चिंता का विषय हो सकता है किसी के लिए, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से होने वाला मलेरिया है, मैलिग्नेंट मलेरिया, एंड इट कुड बी फैटल। और ये फैटल प्राण घातक हो सकता है, प्राणों को ही ले जाए। ठीक, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की हम पढ़े। प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज द स्पोरोजोइट थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज। इस बात को याद में रखिएगा, फीमेल एनोफिलीज ही काटती है।
तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के इसके माउथ पार्ट्स होते हैं। पियर्स का मतलब नीडल की तरह छेद कर देना, सकिंग की ब्लड को सक करती है। फीमेल एनोफिलीज सक करती है, मेल एनोफिलीज हम लोग को नहीं काटता। मेल एनोफिलीज एक तरह से अगर देखा जाए तो वो फ्रूट्स के सैप से अपना भोजन लेता है, फ्रूट के सैप को सक करता है, हम लोग का ब्लड नहीं सक करता। इसको ब्लड सक करने की क्या जरूरत, ड्रैकुला है क्या? इसको ब्लड सक करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल तभी पूरी होगी, अंडे वंडे तभी ये दे पाएगी, लार्वा मतलब जो इसकी बॉडी में बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनेगा, जो डेवलपमेंट होगा, उसके डेवलपमेंट के लिए नॉरिशमेंट चाहिए। वो नॉरिशमेंट ये हम लोग के ह्यूमन ब्लड से लेती है। तो ह्यूमन ब्लड में मौजूद जो हमारी प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स की सहायता से ये अपना एक तरह से इसके बच्चे पलेंगे, इस वजह से ये ब्लड सक करती है। तो एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। जब इसने ब्लड को सक किया तो ये वहां पे पहले अपना सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा क्यों रिलीज किया? अरे भाई आप अपनी एक वो ले लीजिए ऑलपिन, ऐसे पिक करिए, तो ऑलपिन पिक करके आप छोड़ दीजिए, देखिए वहां क्लॉटिंग हो जाएगी। इसने अपना माउथ पार्ट अंदर पियर किया, नीडल की तरह से माउथ पार्ट अपना अंदर डाला कि अब उसको सक कर सके, तो क्लॉटिंग हो जाएगी। तो क्लॉटिंग ना हो इसलिए सलाइवा रिलीज करती, क्योंकि सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होता है, वो एंटीकोगुलेंट हमारी बॉडी में ब्लड का धक्का नहीं बनने देगा और ये ब्लड आसानी से सक कर लेगी। उसका एंटीकोगुलेंट का नाम है एनोफिलीन। एनोफिलीन वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, एनोफिलीज मॉस्किटो रिलीज। एनोफिलीन हमारा एंटीकोगुलेंट इन अवर बॉडी, एंटीकोगुलेंट एनोफिलीन। एनोफिलीन ये सलाइवा में है, ये सलाइवा अंदर छोड़ती है कि क्लॉटिंग ना हो जाए, हम ब्लड को सक कर सकें। और सलाइवा के साथ आ जाते हैं स्पोरोजोइट्स, जो कॉन्टामिनेशन हमें कर देंगे। कॉन्टामिनेशन कर दिया स्पोरोजोइट्स, उसने तो सलाइवा इसलिए रिलीज किया क्योंकि वो चाहती है ब्लड सक कर सके, लेकिन सलाइवा के साथ आ गए स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स आने के बाद क्या होगा? द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। अब ये ब्लड के साथ सर्कुलेशन के साथ पहुंचेंगे लीवर सेल तक। लीवर सेल में जाके वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, आखिरी में आके हेपेटिक सेल लिसिस हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, ये खूब सारे रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद ये ह्यूमन आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। ह्यूमन आरबीसी के अंदर भी ये अपना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जारी रखेंगे। ह्यूमन आरबीसी के अंदर जब धीरे धीरे एक कोई थैली के अंदर आप चीजें भरे दे रहे हो तो बस्ट कर जाएगी, ह्यूमन आरबीसी बस्ट करेगी, ये फिर से आ जाएंगे सर्कुलेशन में। अब ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अपने डेवलपमेंट में होंगे। फिर ये वहां पे डेवलप होते होते मीरोजोइट्स और ये सब वो बातें आप भूल जाइए, ना पढ़िएगा अपना रमेश गुप्ता को, जो एनसीईआरटी में दे रखा वो पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान ना होइएगा। आप स्पोरोजोइट को याद रखिएगा। स्पोरोजोइट के बाद गैमेटोसाइट स्टेज याद में रखिएगा कि गैमेटोसाइट स्टेज में ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस आ रही, गैमेटोसाइट स्टेज आ गई, ब्लड में ये अब है जिस पर्सन को इन्फेक्शन हो रखा है। साथ के साथ जब ये रप्चर करेगी ह्यूमन आरबीसी तो हीमोज्वाइन रिलीज होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। हीमोज्वाइन कैसे बन गया भाई? हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बन गया। आरबीसी का ब्रेकडाउन कर रहा, आरबीसी का लिसिस कर दी तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन भी हो रहा, हीमोज्वाइन टॉक्सिन सब्सटेंस बन गया। जब ये आरबीसी बर्स्ट हुई तब ये खूब सारे डिफरेंट स्टेजेस के हमारे मलेरिया के पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्टेजेस अब हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रही हैं। फिर से सुन लीजिए, एक तो ये समझ लीजिए कि इसकी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत है, दो मेजबान की जरूरत है जिनके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा करेगा। कौन? प्लाज्मोडियम। दो होस्ट कौन है? एक तो हम ह्यूमन बीइंग है, दूसरा होस्ट है एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इस तरह का जो होता है पैरासाइट जो दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है, वो डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहलाती है। डाइजेनेटिक, DIGENETIC, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल उस तरह की कहलाती है। इसमें इसके जो दो होस्ट हैं उसमें से प्राइमरी होस्ट कौन होगा? तो प्राइमरी होस्ट वो कहलाता है जो, सुन लीजिए, प्राइमरी होस्ट वो कहलाएगा जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल होगी, और जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल होगी वो सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फीमेल एनोफिलीज प्राइमरी होस्ट है और ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी होस्ट है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, टर्म समझ लीजिए, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो फीमेल एनोफिलीज इज द प्राइमरी होस्ट वेयर एज ह्यूमन बीइंग्स आर द सेकेंडरी होस्ट। व्हाई?
because primary host is that host inside which a parasite goes through its sexual reproduction cycle. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल को पैरासाइट अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल को जिस होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है वो प्राइमरी होस्ट कहलाता है। इसलिए फीमेल एनोफिलिस फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर एज अ प्राइमरी होस्ट, वेयर एज ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी मैंने आपको बोला बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इफेक्ट आ रहे हैं मलेरिया के, ये हमें हाई फीवर हो रहा है, हाई फीवर हमें हो रहा है ना, मलेरिया के जो इफेक्ट आ रहे हैं अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्राइमरी होस्ट हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। तो हुआ क्या, जब किसी प्लाज्मोडियम से ग्रसित, प्लाज्मोडियम जिसकी सलाइवा में हो, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज, स्पोरोजोइट, वो एनोफिलिस जब किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी क्योंकि वो ब्लड सक करना चाहती है, तो बाइट करेगी तो वहां आके वो अपना माउथ पार्ट उसमें पियर्स करेगी। पियर्स का मतलब जैसे आप किसी में सुई घुसेड़ देते हैं, तो पियर्स एंड सकिंग टाइप के इसके माउथ पार्ट्स होते हैं। इसने आके अपना माउथ पार्ट पियर्स किया, पियर्स करके क्या करना चाहती है, सक करना चाहती है ह्यूमन ब्लड को, ह्यूमन ब्लड की कोएगुलेशन ना हो जाए इसलिए इसने वहां पे रिलीज किया सलाइवा, क्योंकि सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट एनोफिलीन है, वो कोएगुलेशन होने नहीं देगा। अब इसने जब सलाइवा रिलीज किया तो अलोंग विद एनोफिलीन सलाइवा के साथ उसकी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्या पहुंच गया, स्पोरोजोइट्स पहुंच गए। स्पोरोजोइट्स पहुंचने के बाद ब्लड सर्कुलेशन की सहायता से पहुंच जाएंगे लीवर सेल तक, हेपेटिक सेल तक, हेपेटिक सेल के अंदर वो अपना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, खूब सारे सेल्स हो जाएंगे हेपेटिक सेल्स के अंदर, हेपेटिक सेल लिबरेट, बर्स्ट हुई, ये लिबरेट हो गए। अब ये एंटर हो जाएंगे आरबीसी में, ह्यूमन आरबीसी में, उसके अंदर भी ये अपना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल करेंगे, खूब सारे नंबर इनके बढ़ेंगे, अल्टीमेटली ह्यूमन आरबीसी रप्चर हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएंगे ब्लड में। अब ये साथ के साथ डेवलप भी तो हो रहे हैं, स्पोरोजोइट बता के छोड़ दिया आपकी बुक में, अगर आप रमेश गुप्ता देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, वो मैंने कहा रटने की जरूरत अब आपको नहीं है। एक तो कॉम्प्लिकेट होगा, दूसरा पूछा नहीं जाता, पिछले 7 साल से तो पूछा नहीं गया, और इतना आपका बैड लक नहीं होगा कि इसी बार आपसे पूछ लिया जाए 2021 में, कभी नहीं पूछा जाएगा। तो जब ये ह्यूमन आरबीसी लिबरेट हुई, उसने हीमोज्वाइन भी रिलीज किया जो टॉक्सिन है, उसकी वजह से चिल्स, एकदम से तेज फीवर, बुखार आएगा और सर्दी लगेगी। तो मलेरिया के पेशेंट को आप देखिए एकदम से सर्दी के साथ तेज बुखार, या तो तीसरे दिन या चौथे दिन, तो इसको टर्शियन मलेरिया या क्वार्टिन मलेरिया बोला जाता, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी बाईपास कर दीजिए। टर्शरी मलेरिया या टर्शरी मलेरिया की तीसरे दिन आने वाला, और क्वार्टनरी मलेरिया की चौथे दिन आने वाला बुखार, या तो तीसरे दिन या चौथे दिन उसकी रिकरेंस होगी, क्योंकि या तो तीसरे दिन बर्स्ट हो रहा है आरबीसी और हीमोज्वाइन लिबरेट हो रहा है, या तो चौथे दिन, वो बातें आप बाईपास कर दो। हीमोज्वाइन क्या है, हीमोज्वाइन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन का। अब ये अलग अलग स्टेजेस पे डेवलपमेंट की है, जो आपकी बुक में इधर तो नहीं लिखी लेकिन डायग्राम में देखिए उसने लिखा। तो अब ये ब्लड सर्कुलेशन में गैमेटोसाइट्स सर्कुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, जो इन्फेक्शन हो रखा है, जिसको मलेरिया हो रखा है बंदे को, अब उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स भी घूम रहे हैं, उसकी बॉडी में गैमेटोसाइट्स भी घूम रहे हैं, उसकी बॉडी में मीरोजोइट्स भी घूम रहे हैं। जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, गैमेटोसाइट को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में वहां पे गैमेटोसाइट लिखा हुआ है। अब जब फीमेल एनोफिलिस फिर से सक करेगी, ऐसे बंदे को भाई एक बार खून पी के थोड़ी ना छोड़ दिया, खून पी ले तू मेरा खून पी ले, अब ये फिर से आई एनोफिलिस, कोई और एनोफिलिस, और वो बंदा जो आज से 3-4 दिन पहले तक मलेरिया नहीं था, मलेरिया से ग्रसित है, उसकी बॉडी में आके उसने फिर खून पिया। अब उसके खून के साथ अब चले गए एनोफिलिस मॉस्किटो में गैमेटोसाइट स्टेज, और भी जो स्टेजेस उसकी बॉडी में सर्कुलेट कर रही हैं, केवल गैमेटोसाइट नहीं गए, उसकी गट में उसने खून पिया, उसकी गट में, फीमेल एनोफिलिस की गट में अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम वो पहुंच गई हैं। लेकिन वहां पे सर्वाइव कौन करेगा, केवल गैमेटोसाइट, बाकी की जो है उनकी लिसिस हो जाएगी। गैमेटोसाइट से बनेंगे गैमीट, गैमीट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट कहाँ अभी गट के अंदर की तरफ। अब ये जाइगोट जो है एक काइनीट स्टेज में रूपांतरित होगा और इसके स्टमक की वॉल को बोर करता मतलब समझे छेदता हुआ बाहर आ जाएगा स्टमक के वॉल के बाहरी तरफ। अब स्टमक के वॉल के बाहरी तरफ आके वो डेवलप हो रहा है, उसमें स्पोरोजोइट्स भी बनेंगे और ये स्पोरोजोइट्स जाके सेटल हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में। इन फ्यूचर जब ये किसी फिर से
हेल्दी मेल को या हेल्दी फीमेल को या किसी को भी जब ये बाइट करेगी तो सलाइवा से फिर चले जाएंगे स्पोरोजॉइट कहाँ, ब्लड सर्कुलेशन में। ये है इसका लाइफ साइकिल। ठीक, तो यहां तक तो आपने पढ़ा, देखा। आप ही की बुक की बातें हैं, जो एक्स्ट्रा बताई है वो मैंने एक तो ये बता दिया, वहां ओवेल लिख दिया, ये सब आप ही के बुक की रामायण है जो मैंने यहाँ लिखी है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजॉइट स्टेज, इन्फेक्शियस स्टेज। एक तो ये आपने याद में रखना है कि स्पोरोजॉइट स्टेज जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज है। जब फीमेल एनोफिलीज, आपने याद में रखना, फीमेल एनोफिलीज के काटने से केवल होता है। उसके बाद क्या हुआ, द पैरासाइट मल्टीप्लाई इनसाइड द लीवर सेल, ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये लीवर सेल तक पहुंच गया, एंड देन अटैक्स द, और लीवर सेल की लिसिस हुई, खूब सारे ये लिबरेट हुए, अलग स्टेज है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं। चलिए आगे बढ़िए। दे अटैक द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में एंटर हो गए, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, उसका रप्चर कर दिया। हीमोज्वाइन इसके साथ रिलीज हुआ, हीमोज्वाइन टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण सर्दी के साथ, कपकपी के साथ बुखार आना, तीसरे या चौथे दिन। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए आपकी बुक का डायग्राम, ये हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन को काटा फीमेल एनोफिलीज ने, उसने यहाँ से अपना सलाइवा रिलीज किया, उस सलाइवा में क्या है, स्पोरोजॉइट्स भी हैं। स्पोरोजॉइट्स अब ब्लड सर्कुलेशन के साथ कहाँ पहुंच गए, अप टू द लीवर सेल्स पहुंच गए। ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो लीवर तक पहुंच गए। लीवर में जाके उन्होंने मल्टीप्लाई, लीवर सेल हेपेटिक सेल्स के अंदर उसने, हेपेटिक सेल्स के अंदर उसने मल्टीप्लिकेशन किया है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आए लीवर सेल में एंटर हुए, मल्टीप्लिकेशन खूब सारे, लीवर सेल बस्ट हुई, निकले। अब कहाँ पे एंटर हो गए, आरबीसी में। आरबीसी के अंदर इन्होंने यही किया कार्यक्रम जो ये पीछे करके आए, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अपना नंबर बढ़ाया, आरबीसी रप्चर हुई, लिबरेट हुए। तो अब ये कौन सी स्टेज है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के हैं, मेल फीमेल गैमेटोसाइट में बदल गए। अब मेल फीमेल गैमेटोसाइट में, और ये इन्फेक्टेड पर्सन जिसमें मलेरिया अब हो जाएगा उसके ब्लड सर्कुलेशन में रोटेट कर रहे हैं, गैमेटोसाइट स्टेज भी। उसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट की, लेकिन हमें गैमेटोसाइट पे ही फोकस करना है। ये है, अब ये इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें मलेरिया हो गया है। इधर वाला जो आपका सेक्शन है, ये सेक्शन उसका है जो लाइफ साइकिल बता रहा है मलेरिया के, प्लाज्मोडियम की, इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। ये वाला, ये हिस्सा ह्यूमन बीइंग वाले हिस्से को डिनोट कर रहा। गैमेटोसाइट को अब इसने ब्लड सक किया, ऐसे बंदे का, एनोफिलीज ने ऐसे बंदे का ब्लड सक किया जिसके अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस है। ये ब्लड सकिंग करते दिखा दिया मैंने, ब्लड सक किया उसने, ब्लड सक किया ये एनोफिलीज। इस अब इसकी बॉडी में, गट में पहुंच के आ गया, गैमेटोसाइट पहुंच गया। गैमेटोसाइट पहुंच के मेल फीमेल गैमीट बना देंगे। मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन हुआ, क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप हो जाएगा, अभी कहाँ है ये, स्टमक में। जाइगोट अब बन जाएगा एक काइनीट, एक काइनीट बोर करके, बोर समझते हो, आपकी दीवार के आर पार आप किसी चीज को ऐसे ऐसे करते पार कर दे, बोर कर दे, तो ये स्टमक के वॉल को बोर करके एक काइनीट बाहर आ जाएगा। बाहर आके अब ये स्टमक वॉल पे बाहर की तरफ है, और उसमें अब ये एक काइनीट क्या बना देगा जी, उसमें खूब सारे डिवीजन होके ये स्पोरोजॉइट्स बन गए। स्पोरोजॉइट्स बन गए, स्पोरोजॉइट्स लिबरेट हुए, कहाँ जाके सेटल हो गए, स्पोरोजॉइट्स लिबरेट हुए, सेटल हो गए जाके सलाइवरी ग्लैंड में। जब उसने सक किया है उसके गट में आया है, तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आई है प्लाज्मोडियम की। केवल गैमेटोसाइट ही सरवाइव करेगा वहां, बाकी निपट जाएंगे। गैमेटोसाइट से बनेंगे गैमीट, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट, जाइगोट एक आइनीट बोर करके स्टमक वॉल को बाहर वाले पे हिस्से पे आके वहां पे सेटल हो गया, और उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन सेल्स की हो रही है, खूब सारे बन गए स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट जाके सेटल हो जाएंगे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, जो सलाइवा जनरेट करेंगे। अब जब ये मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड हो चुका है, जब ये बाइट करेगा किसी नॉर्मल को, या किसी भी, हो सकता है मलेरिया वाले को फिर से काट ले, ये भी तो हो सकता है। जब वो बाइट करेगा तो वहां पे सलाइवा रिलीज करेगा। सलाइवा क्यों रिलीज कर रहा है, क्योंकि सलाइवा में एनोफ्लिन है, एनोफ्लिन जो कि एंटीकोएगुलेंट है, वो तो ब्लड सक करना चाहता, फीमेल एनोफ्लिस करेगी। तो फिर से उसने काटा, उसने अपना यहाँ पे रिलीज किया सलाइवा, और सलाइवा के साथ आ गए एनोफ्लिन, और एनोफ्लिन के साथ आ गए
क्या हमारे स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स का फिर से ये चक्र चल रहा है, ये है लाइफ साइकिल। तो लीवर सेल को याद में रखिएगा, पहले उसने लीवर सेल्स को इन्फेक्ट किया है, फिर उसने आरबीसी को, हिपैटिक सेल्स आरबीसी को किया है, और आरबीसी से क्या निकला, आरबीसी के रप्चर से हीमोजॉइन। हीमोजॉइन क्या है भाई, हीमोजॉइन हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है और जिसकी वजह से चिल्स एंड फीवर हो रहे हैं। तो ये है आपका लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का। 20 अगस्त मॉस्किटो डे और 25 अप्रैल मलेरिया डे, ये भी याद में रख लीजिएगा। इतना ही बहुत है, आप ये जानना हमारे मलेरिया के पैरासाइट को, इतना ही जानना बहुत काफी है। तो ये आपका प्रोटोजोवन का है, इतनी बातें आप याद रख लोगे, मोर देन इनफ है। ये किस तरह का है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल दिखा रहा, 2 होस्ट में दिखा रहा। प्राइमरी होस्ट कौन, प्राइमरी होस्ट है हमारा फीमेल एनोफिलिस बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल हो रहा। मेल कैसा है, सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल हो रहा। लेकिन क्लिनिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ह्यूमन बीइंग हमारे प्राइमरी होस्ट है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 20 अगस्त आपका मॉस्किटो डे और 25 अप्रैल आपका मलेरिया डे, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा दुखद किसकी वजह से हो रहा, 4 हैं आपके प्लाज्मोडियम की स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। सबसे ज्यादा किसकी वजह से, दुखद वाला, सबसे ज्यादा गंभीर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से। कौन सा मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, फैटल भी हो सकता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इतना ही ध्यान में रखेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी आसानी से कराएंगे। आइए प्रोटोजोवन की एक डिजीज और देखें, प्रोटोजोवा की होने वाली, अभी हम लोगों ने प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज देखी है। एक और डिजीज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोवन की वजह से हो रही है, जिसको हम लोग अमीबिक डिसेंट्री कह रहे हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ, थोड़ा सा कैच है। अगर आपको वहां आया कि अमीबिक डिसेंट्री, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री, ना होइएगा, अमीबा पे ना टिक कर आइएगा। अगर आपने यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा लाइटली ले लिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो बच्चा कई बार गलती कराता है। अमीबिक डिसेंट्री का कारण अमीबा को टिक कराता है, जबकि अमीबिक डिसेंट्री हो रही है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, साल्मोनेला टाइफाइमोरियम, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का था, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ध्यान में रखिएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग में इसके कॉन्टामिनेशन से अगर ये पहुंच गया तो हमको अमीबिक डिसेंट्री करा रहा है। डिसेंट्री का मतलब आप जानते ही हो, एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स विद लिक्विड ज्यादा होना, एक्सेसिव फ्लूइड, दैट इज डिसेंट्री। पेचिश होना विच कॉजेज अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, उसको हम अमीबिक डिसेंट्री बोल रहे हैं, अमीबियासिस बोल रहे हैं। सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह होगा। उसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्रैम्प्स का मतलब होता है ऐंठन, एब्डोमेन में आपको दर्द, ऐंठन सी महसूस होगी। बाद में स्टूल्स विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, स्टूल जो हो रहे हैं, जो आपका डिफिकेशन हो रहा है, स्टूल्स, फीसेस जो हो रहे हैं, स्टूल्स विद एक्सेसिव म्यूकस, म्यूकस उसमें चिकनाहट सा, थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड ज्यादा है, एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, साथ में ब्लड क्लॉट भी मिल सकते हैं, रुधिर के थक्के, ब्लड क्लॉट्स। कारण क्या है भाई, कारण है हाउस फ्लाई, मक्खी। मक्खी आप जानते हो गंदी जगहों पे बैठती है। तो आप खेत खलिहान में जो नेचुरल कॉल हो रही है, मोदी जी ने जगह जगह बना दिया क्या कि बाहर नहीं जाना है, आपके शौचालय हर घर में, रूरल एरिया में भी। तो वैसे क्या होता था, पटरी किनारे लोग बैठे हैं लाइन से, या खेतों में बैठे हैं। अब खेतों में जाके वो निपट आए, खेतों में जाके निपट आए, वो जो प्रोग्राम वहाँ पे वो पकौड़े तल आए हैं, वो समय के साथ ही उनका निस्तारण होगा। लेकिन तब तक उस पर मक्खी भिनभिना रही है, मक्खी भिनभिना के जाके बैठ गई अब कहाँ पे, खेतों में जो फूल गोभी उगी हुई है। और बाद में वो गोभी आई मार्केट में, और वो गोभी आई मार्केट में रिटेलर के पास, और रिटेलर से घरों में कंज्यूमर के, हम लोगों के। समझ लीजिए आप, स्टूल्स विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट।
हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, हाउस फ्लाई मक्खी इसको फैला रही है। ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर, संक्रमित पानी को पीने से, और कंज्यूमिंग कॉन्टामिनेटेड फूड, ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड कंज्यूमिंग कॉन्टामिनेटेड फूड। अगर आप संक्रमित पानी पी रहे हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लिया आपने, या आपने खाना खा लिया, ऐसी सब्जी खा ली, कॉन्टामिनेटेड फूड आपने कंज्यूम कर लिया, तो ये बॉडी में आपकी आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्टामिनेशन हो सकता है। तो ओरल रूट से आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, इन्फेक्टेड हो गए हम लोग, वहां जाके वो अपना नंबर बढ़ाएगा और अमीबिक डिसेंट्री का कारण बनेगा। मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, शुरू में कॉन्स्टिपेशन, बाद में आपके एक्सेसिव स्टूल्स विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से हो रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने, अमीबिक डिसेंट्री और पॉजिटिव एजेंट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उसको फैलाने वाला हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जिसकी वजह से हमारा प्रोटोजोवन की एक और डिजीज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो रहा है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीज, बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीज के बाद हम लोगों ने पढ़ ली वायरस ओरिजिन की डिजीज, और वायरस ओरिजिन डिजीज के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रोटोजोवन सेक्शन। क्या रह हमारा, हेलमिन्थ्स रह गए और फंजाई रह गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी को। तो दैट मच इज इनफ फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, हम लोग ठीक स्पीड से चल रहे हैं, हमारे साथ चलते रहिए। अगर इसी स्पीड से चले तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका कोर्स खत्म करा दूंगा जनवरी के आखिरी तक, और फरवरी मार्च में या मिड फरवरी तक कह लीजिए, और मार्च में अप्रैल में हम लोग अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है जी, इतने को आप स्टडी करिए, स्टडी रोज करिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मिलता हूँ, और तब तक के लिए आपने क्या याद रखना है, आपने आज जो डिजीजेस पढ़ाई हैं उनको याद कर लेना है और उनके सिम्टम्स याद कर लेने हैं। ठीक है, मलेरिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मलेरिया का ही ज़्यादातर क्वेश्चन देते हैं। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।